चलिए कहाँ तक हो गया था बताइए। गुप्त काल में काला साहित्य, काला और साहित्य तक, गुप्त काल में काला और साहित्य तक हो गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। क्या पढ़ेंगे देखिएगा ध्यान से, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखने के लिए हम अलग से आपको बताएंगे, पहले समझ लीजिए। गुप्त काल के पतन के बाद भारत में अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ। क्या हुआ? अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ। जैसे कनौज का, याद रखिएगा, कनौज में मौखरी वंश। क्या हुआ जी? कनौज में मौखरी वंश। दूसरा बंगाल में गौर वंश। कौन वंश जी? गौर वंश। तीसरा है पंजाब में हून वंश। चौथा है थानेश्वर के पुष्प भूति वंश। यानी गुप्त काल के पतन के बाद भारत में अनेक नए नए राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें यह कुछ प्रमुख है। जैसे कनौज में मौखरी वंश, बंगाल में गौड़ वंश, पंजाब में हूण वंश और थानेश्वर के पुष्पभूति वंश। अब बारी बारी से इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ने का शुरू करेंगे। कनौज के मौखरी वंश, याद रखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे कनौज के मौखरी वंश। इसको हम पहले मिटा देते हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कनौज के मौखरी वंश जो था, इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक हरिवर्मा। कौन था जी? हरिवर्मा संस्थापक था। 510 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। संस्थापक कौन था? हरिवर्मा। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कनौज थी। कनौज कहाँ है? यूपी में पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? कनौज को पहले महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? महोदय। कौन सा नाम से जाना जाता है? महोदय। कनौज को पहले महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कनौज का जो शासक था, प्रसिद्ध शासक था ग्रहवर्मा। कौन था जी? ग्रहवर्मा था। कनौज का शासक कौन था? ग्रहवर्मा था। और ग्रहवर्मा ने हर्ष की बहन राजश्री के साथ विवाह किया था। हर्ष की बहन राजश्री के साथ विवाह किया था। और याद रखिएगा, आगे आपको मिलेगा हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था राजश्री और पुत्र का नाम था हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। बात समझ में आ रहा है? हालांकि आगे आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, इससे कौन कौन से पॉइंट निकल के आया? कनौज में मौखरी वंश, यानी कनौज के मौखरी वंश में इसका संस्थापक कौन था? हरिवर्मा था। 510 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, ठीक है। और राजधानी इसकी कहाँ थी? कनौज, ठीक है। और ग्रहवर्मा कौन था? इसका कनौज का प्रसिद्ध शासक था। कौन था जी? प्रसिद्ध शासक था। प्रसिद्ध शासक कौन था? ग्रहवर्मा किसके साथ शादी किया था? हर्ष की बहन राजश्री के साथ शादी किया था। उसके बाद क्या हुआ? राजश्री के साथ शादी किया था। उसके बाद मालवा का शासक था। मालवा कहाँ है? एमपी। याद रखिएगा, एमपी, म से मालवा, एम से एमपी, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, मालवा कहाँ है? एमपी में। बात समझ में आ रहा है? तो एमपी का जो शासक था देवभूति जो था, इन्होंने ये एमपी मालवा के शासक देवभूति जो था, और ये क्या किया कि ये जो था, ये ग्रहवर्मा को मार दिया। और ग्रहवर्मा को मारने के बाद राजश्री को कैद कर लिया। क्या कर लिया? राजश्री को कैद कर लिया। जैसे ही ये राजश्री को कैद किया,
हर्ष क्या किया कि थानेश्वर, थानेश्वर आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, थानेश्वर, थानेश्वर का यानी थानेश्वर वंश, यानी थानेश्वर कहाँ पड़ता है, यह पंजाब के, यह हरियाणा, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। और याद रखिएगा इस थानेश्वर वंश का शासक उस समय था हर्ष। हर्ष ने जैसा ही इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको, हर्ष की जीजा हो जाएगा ग्रह वर्मा, इसको मारा गया। कौन मारा, मालवा के शासक देवभूति, इसकी हत्या कर दी, ग्रह वर्मा की हत्या करके इसकी बहन को किडनैप कर लिया। जैसे ही ये बहन को किडनैप किया उसके उपरांत में हर्ष ने तुरंत अपनी राजधानी क्या की, थानेश्वर से कनौज स्थापित कर ली। थानेश्वर से कहाँ स्थापित कर ली, कनौज स्थापित कर ली। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके बाद थानेश्वर से इसको कनौज स्थापित करने के बाद में उसके बाद आता है आपको कनौज के बाद कौन आता है, बंगाल का शासक। दूसरा का कौन है, बंगाल, बंगाल के गौड़ शासक, बंगाल के गौड़ शासक के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कनौज के मोखरी वंश जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि हमारे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसा पॉइंट है उसको हम सबसे पहले यहाँ रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कौन है, कनौज के मोखरी वंश संस्थापक कौन था, बोलिए कौन था संस्थापक, हरिवर्मा था। कब किया था, 510 ईस्वी में। इसकी राजधानी कहाँ थी, कनौज, कनौज राजधानी, ठीक है। अब बताइएगा राजधानी कनौज थी। इसका प्रसिद्ध शासक कौन था, कनौज का प्रसिद्ध शासक ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा ने किसके साथ शादी किया था, हर्ष की बहन राजश्री के साथ शादी किया था। ग्रह वर्मा राजश्री के साथ शादी किया था। उसके बाद बताइए ग्रह वर्मा की हत्या किसने किया, देवभूति ने किया, जो कि कौन था, देवभूति, मालवा का शासक। मालवा कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। देवभूति ने इसकी ग्रह वर्मा की हत्या करके और राजश्री को क्या कर लिया, कैद कर लिया। क्या कर लिया, राजश्री को कैद कर लिया, ठीक है। और राजश्री को कैद कर लिया। उसके उपरांत में हर्ष ने अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर ली, कहां पर कर ली, कनौज। हर्ष ने अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर ली, कनौज, कनौज स्थानांतरित कर ली। तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गौड़ वंश कौन है, बंगाल के गौड़ वंश के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें इसके बाद हुआ ये, बंगाल में तब तक क्या हुआ कि बंगाल में एक नए राजवंश का उदय हुआ, नए राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था क्या जी, गौड़, गौड़ वंश का उदय हुआ। क्या बताइए, गौड़ वंश का उदय हुआ। बंगाल में किस वंश का उदय हुआ, गौड़ वंश। गौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, शशांक था, शशांक था। गौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, शशांक था। शशांक जो था यह किस धर्म का था, शैव धर्म का। शशांक शैव धर्म का था। और एक चीज याद रखिएगा, शशांक जो था कट्टर घोर विरोधी दुश्मन था बौद्ध का, यानी बौद्ध लोग को देखना नहीं चाहता था। समझ में आ रहा है, शशांक जो था बौद्ध को देखना नहीं चाहता था। इसलिए शशांक ने क्या किया कि इसने, शशांक ने बोध गया में स्थित जो है एक बोधि वृक्ष है, कौन है जी, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष को इसने क्या किया कि बोधि वृक्ष को कटवा कर और गंगा नदी में फेंकवा दिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा कर गंगा में फेंक दिया था, चाहे किसने कटवा दिया था, तो क्या बताएंगे, शशांक ने। शशांक जो था किस धर्म का उपासक था, बताइए, शशांक किस धर्म का, शैव धर्म। बात समझ में आ रहा है, शशांक शैव धर्म का उपासक था। और किस धर्म को, धर्माली को देख नहीं सकता था शशांक, बताइए, किस धर्म को, बौद्ध को नहीं देख सकता था। बात समझ में आ रहा है, बौद्ध को उत्पीड़क, याद रखिएगा, बौद्ध का दुश्मन था शशांक। शशांक जो था इसने बोधि वृक्ष को कटवा कर गंगा में फेंक दिया था। बात समझ में आ रहा है। और शशांक के बारे में ये भी कहा जाता है, एक बुक है आर्य मंजू श्री मूलकल्प, आर्य मंजू श्री मूलकल्प में
शशांक का जो चित्रण किया गया है वह बौद्ध के उत्पीड़क के रूप में किया गया है। शशांक का जो चित्रण इसमें किया गया है बौद्ध के उत्पीड़क, किसके उत्पीड़क? बौद्ध के उत्पीड़क, बौद्ध के उत्पीड़क के रूप में इसका चित्रण किया गया है। यह एक प्रकार का रचना है, बुक है, ग्रंथ है, और इसी में बौद्ध का उत्पीड़क शशांक का इसमें वर्णन किया गया है, यानी बौद्ध का माने तंग करने वाला, अत्याचार करने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग आई होप कि समझ चुके होंगे, समझ गए ना। चलिए इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। बात समझ में आ रहा है? मेरा यही उद्देश्य रहता है हमेशा यथासंभव कि आप लोग जो है क्लास में आए तो क्लास में जो ही यहाँ पर 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन 75% यहाँ से जरूर याद करके जाए, और मेरा यह हमेशा कोशिश रहता है, और आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तो ये हम लोग जो है पूरा 100% याद कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? हमारा यही हमेशा से कोशिश रहता है। तो चलिए इसको फिर से एक बार रिकॉल करें, क्योंकि इसको हम लोग समझना जरूरी है। 10 पन्ना 8 पन्ना लिखवा देंगे उससे कोई बहस नहीं है। बहस इससे है कि हम जो आज आए हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, इसमें हम क्या चीज़ सीखे और आज हम कितना याद किए, कितना सीखे। बात समझ में आ रहा है? कल को अगर हम लिखवा दें, आपको 10 पन्ना लिखवा दे, कल से अगर पूछे आपको कि कितना सुनाएंगे, तो इसमें से मुश्किल से जितने आदमी हैं, जितने विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों में से मुश्किल से ही कोई 1-2% जो है ऐसा बोलेगा कि सब याद है। आई होप कि सब कोई नहीं याद कर पाता है। क्यों? क्योंकि पहला बात है कि इतिहास जो है बोरिंग विषय है, और बोरिंग के साथ साथ इतिहास जो है सबसे नहीं याद हो पाता है। इसलिए मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि क्लास में ही याद करवाते हैं, और मेरा ये जो प्रयास रहता है हमेशा मतलब हम 100% देने का कोशिश करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो है याद भी कर लेते हैं। लगभग आप सब लोग याद कर लेते हैं ना जी? कोई दिक्कत होता है? यहीं पर याद कर लेते हैं ना? चलिए इसको फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। बताइएगा, बंगाल में कौन शासक था? गौर शासक। बात समझिएगा इसको। गौर शासक का प्रसिद्ध, गौर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? शशांक ने बोध गया में स्थित कौन से वृक्ष को कटवा दिया था? बोधि वृक्ष, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित वृक्ष है, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति वगैरह किए थे। बात समझ में आ रहा है? तो उसी वृक्ष को शशांक ने क्या किया था? कटवा दिया था। बात समझ में आ रहा है? और एक चीज बताइएगा, शशांक जो था किस धर्म का उपासक था? शैव धर्म का। कौन सा धर्म का? शैव धर्म का उपासक था। बताइएगा किस धर्म ग्रंथ में शशांक को बौद्ध का उत्पीड़क की संज्ञा दी गई है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प में। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने मौखरी वंश यानी कनौज के मौखरी वंश और बंगाल के गौड़ वंश के बारे में हम लोगों ने समझा। कोई दिक्कत इसमें से? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है पंजाब के हूण वंश। हालांकि कहीं कहीं आप देखेंगे तो लिखा रहेगा पंजाब के हूण वंश, हालांकि पंजाब के हूण नहीं थे। पंजाब में जो थे वो राजा कोई और था, और हूण जो थे यह विदेशी आक्रमणकारी थे जो कि भारत पर आक्रमण करने आए थे। उस समय के राजाओं जो थे उसको मतलब मार के उनको लोग को उल्टे पांव भगा दिए थे। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हूण के बारे में समझने के यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो देखिए हूण, पंजाब के हूण वंश, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पंजाब के हूण वंश, पंजाब में हूण वंश है। ठीक है। तीसरा जो है पंजाब में हूणों का आक्रमण। जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ। उसी क्रम में पंजाब में हूणों का आक्रमण हुआ। जिस प्रकार से बंगाल में गौरों का आक्रमण हुआ, उसी कनौज में मौखरी वंश का आक्रमण हुआ, उसी तरह पंजाब में किस चीज का आक्रमण हुआ? हूणों का आक्रमण। बात समझ में आ रहा है? हूण कहाँ के थे? पहला बात, यहाँ पहला क्वेश्चन, हूण कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। हूण कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। बात समझ में आ रहा है?
हुन जो थे मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया अभी वर्तमान में तुर्की पड़ता है, बात समझ में आ रहा है। तुर्की जो स्टेट कंट्री है वही मध्य एशिया पुराने जमाने में कहा जाता था। तो हुन कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हुनों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। बात समझ में आ रहा है। हुनों का आक्रमण, यहाँ का शासक था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और कौन किया था? खुशनबाग के नेतृत्व में हुआ था। खुशनबाग के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, हुनों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय खुशनबाग द्वारा किया गया था। खुशनबाग कौन था? नहीं, याद रखिएगा, खुशनबाग हुनों का लीडर था। हुनों के नेतृत्व कर रहा था खुशनबाग। यह हुन आक्रमणकारी था। कौन था? हुन आक्रमणकारी था खुशनबाग। और खुशनबाग जो था यह भारत में आक्रमण किया। किसके टाइम में किया? स्कंदगुप्त के समय में किया। इतना क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? 2 पॉइंट क्लियर हुआ ना? बताइए, हुन कहाँ के निवासी थे? हुन कह रहे हैं, घून मत समझिएगा, बात समझ में आ रहा है। हुन कह रहे थे, किसी घून नहीं समझ में आ रहा है। एक बार इसी तरह बता रहे थे, कह रहा है कि सर घूनों का आक्रमण, पागला, घून नहीं होता है, हुन होता है। बात समझ में आ रहा है। हुनों का आक्रमण, हुन कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। और हुन का पहला आक्रमण खुशनबाग के समय में हुआ। ये चीज हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जानते हैं कि हुन जो है इस स्कंदगुप्त के समय में हुआ। ये चीज हमको कहाँ से पता चला? ये चीज तो लिखा हुआ है कि स्कंदगुप्त के समय में खुशनबाग द्वारा ये आक्रमण हुआ। तो इसके बारे में हमको पता कैसे चलेगा? तो इसके बारे में आप सही पढ़े हैं, आप ठीक पढ़े हैं। भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिएगा। भीतरी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में यह बात की जानकारी दिया गया है। और यहीं से हमको यह पता चलता है कि हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब बात करेंगे कि भीतरी अभिलेख कहाँ है और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है। तो याद रखिएगा, भीतरी अभिलेख यूपी के गाजियाबाद, कहाँ है जी? गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद। जबकि जूनागढ़ अभिलेख है, यह कहाँ है? जूनागढ़, यह है गुजरात। पढ़े नहीं है? आप लोग को पढ़ाया गया था ना या पॉलिटी में, जूनागढ़ 3 देसी रियासतें थी ना जी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 3 देसी रियासतें जो थी यह हम भारत में विलय होने से इनकार कर दिया था। और उसी क्रम में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जबकि हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत में विलय किया गया था। बात समझ में आ रहा है? तो जूनागढ़ उसी समय आप लोग को पढ़ा है, जूनागढ़ गुजरात में है। बात समझ में आ रहा है? तो जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बात समझ में आ रहा? चलिए 2 पॉइंट क्लियर किए आप लोग। चलिए अगला पॉइंट के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि हुनों का, याद रखिएगा, हुनों का दूसरा आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तोरमान के नेतृत्व में हुआ। जब यह पहला आक्रमण किया था, याद रखिएगा, खुशनबाग जब पहला हुन शासक था खुशनबाग, भारत में जब पहला आक्रमण किया था तो खुशनबाग को यहाँ का शासक जो था स्कंदगुप्त मार के भगा दिया उसको। जैसे ही उसको मारा तो सही जो दूसरा हुन आक्रमणकारी आया, हुन फिर दोबारा आक्रमण किया भारत पर। बात समझ में आ रहा? हुन भारत पर दूसरा आक्रमण किया और वह आक्रमण था तोरमान के नेतृत्व में। हुनों का दूसरा आक्रमण, याद रखिएगा, हुनों का दूसरा आक्रमण किसके नेतृत्व में? तोरमान के नेतृत्व में। और याद रखिएगा, तोरमान ही एकमात्र ऐसा शासक था जो कि भारत में अपना राज स्थापित किया था।
कौन था? तोरमान एकमात्र ऐसा शासक था जो भारत में अपना राज स्थापित किया था, पहला ऐसा शासक था तोरमान। बात समझ में आ रहा है? तोरमान। अब देखिएगा, तोरमान जो था उसके तोरमान को एक अन्य नाम भी मिलता है। क्या मिलता है? इसका अन्य नाम शाहीज उब्ल मिलता है। तोरमान का अन्य नाम शाहीज उब्ल मिलता है, जिसका हिंदी रूपांतरण इसका क्या होता है? समांत होता है। हिंदी रूपांतरण क्या होता है? समांत होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, इसके ये राजधानी जो थी चेनाब नदी के समय पवैया थी। राजधानी कहाँ थी? चेनाब नदी, चेनाब नदी पवैया इसकी राजधानी थी। समझिएगा, इसकी राजधानी किसकी राजधानी? पंजाब के हून वंश जो था। बात समझ में आ रहा है? हूनों का नहीं, इसकी राजधानी स्कंदगुप्त जो है हूनों की राजधानी, यहाँ पर याद रखिएगा। तोरमान जो था इसकी राजधानी कहाँ थी? चेनाब नदी के समीप पवैया थी। अब देखिएगा, चेनाब नदी की यहाँ पर बात किया जाए तो यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलता है और यह पंजाब और जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में भी यह नदी जाती है और पाकिस्तान में यह सिंधु जल समझौता के द्वारा ही इसको भारत और पाकिस्तान में शेयर किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अक्सर हम लोग न्यूज़ टेलीविज़न में देखते हैं कि भारत जो है, कभी कभी बात होता है सिंधु जल समझौता के ऊपर कि भारत जो है पानी मने रोक देगा। बात समझ में? ऐसा बात सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान का जो निर्भर है यही नदी पर ही निर्भर है, सिंधु जल समझौता के तहत। बात समझ में आ रहा है? तो चेनाब नदी इसकी टोटल लंबाई है 960 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? जो कि हिमाचल से नीचे निकलती है, ठीक है, और हिमाचल के ऊपरी भाग से निकलती है और इसी को पुराना नाम है चंद्रभागा कहा गया है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ने क्या क्या देखा? पंजाब में हून वंश का आक्रमण। हून जो थे कहाँ के निवासी थे? मध्य के। बताइएगा, हूनों का पहला आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और हूनों का जो लीडरशिप कर रहे थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? खुशनबाग कर रहे थे। और स्कंदगुप्त के इसके बारे में हमको जानकारी किसे मिलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला पॉइंट है, हूनों का दूसरा आक्रमण किसके काल में हुआ? किसके शासन काल में हुआ? नहीं, हूनों का दूसरा आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो तोरमान के नेतृत्व में। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, तोरमान का नाम क्या मिलता है? शाहीज उब्ल, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है सामंत बोला जाता है। अब आगे देखेंगे चेनाब नदी, यानी इसकी राजधानी जो थी चेनाब, हूनों की राजधानी कहाँ थी? चेनाब नदी पर स्थित पवैया थी। बात समझ में आ रहा है? चेनाब नदी। तो इतना हम लोग देखे, 3 नंबर देख लिए हम लोग, पंजाब में हूनों का आक्रमण। बात समझ में आ रहा है? आगे हम लोग पढ़ेंगे थानेश्वर के पुष्पभूति वंश, छोटा सा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पंजाब, अब इसके बाद क्या है जी? इसके बाद है थानेश्वर के पुष्पभूति वंश। याद रखिएगा, थानेश्वर कहाँ है? यह पंजाब के अंबाला जिला, हरियाणा में ना है जी, हरियाणा के अंबाला कहाँ है? अंबाला जिले में स्थित है थानेश्वर। बात समझ में आ रहा है? थानेश्वर। अगला पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग समझते हैं। थानेश्वर के पुष्पभूति वंश, इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, वर्धन राजवंश भी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? थानेश्वर के पुष्पभूति वंश, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जब गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ, पतन हुआ, तो भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ। उसी में इस राजवंश का पुष्पभूति वंश कहिए या वर्धन वंश कहिए, इसके बारे में जो जानकारी है, इसके बारे में थानेश्वर के पुष्पभूति वंश की उत्पन्न हुआ। और यह कहाँ है थानेश्वर? यह पंजाब के अंबाला जिले में स्थित है थानेश्वर नामक स्थान। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो संस्थापक था कौन था? प्रभाकर वर्धन। याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन था।
प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक था राजवर्धन, याद रखिएगा इधर, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक था राजवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, बात समझ में आ रहा है? और एक पुत्री भी थी राजश्री। अब आप लोग बताइए राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा के साथ। बात समझ में आ रहा है? ग्रह वर्मा कहाँ का शासक था? कनौज के मौखरी वंश का शासक, कनौज के मौखरी वंश के प्रमुख शासक था ग्रह वर्मा, जिसका विवाह राजश्री के साथ हुआ था। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, प्रभाकर वर्धन इस वंश का संस्थापक कौन था? नहीं, पुष्पभूति था। समझ में आ रहा है? पुष्पभूति था। प्रभाकर वर्धन जो था यह इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, प्रभावी और शक्तिशाली शासक था, यशस्वी शासक था प्रभाकर वर्धन। और जो पुष्पभूति था यह थानेश्वर का क्या था? थानेश्वर का यह स्थापना किया था। बात समझ? थानेश्वर वंश के, पुष्पभूति वंश के स्थापना किसने किया? बताइए ना जी, पुष्पभूति। बात समझ में आ रहा है? वर्धन वंश के संस्थापक कौन था? पुष्पभूति, या पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति था। और पुष्पभूति था और इसका प्रसिद्ध शासक कौन था? इस वंश का, थानेश्वर वंश के पुष्पभूति वंश के यशस्वी और शक्तिशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र वंश हुए। कौन कौन? 2 लड़का हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री हुई राजश्री। बात समझ में आ रहा है? अब बात करेंगे इसके बाद क्या हुआ। जैसे ही जो प्रभाकर वर्धन, इसमें इसको आप यहाँ से समझिएगा, राजवर्धन जो था, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हुई तो राजवर्धन गद्दी पर बैठा। राजवर्धन गद्दी पर बैठा, उसके बाद क्या हुआ कि मालवा के शासक देवगुप्त ने, हालांकि आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताए थे कि मालवा के शासक देवगुप्त ने इसको क्या किया, राजश्री के पति को यानी राजवर्धन के जीजा को क्या किया? मार दिया। राजवर्धन के जीजा कौन हुए? मौखरी वंश के संस्थापक ग्रह वर्मा हुए। ग्रह वर्मा को इसने मार दिया। और ग्रह वर्मा के मार दिया, उसके बाद राजवर्धन ने क्या किया कि देवभूति को मार दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजवर्धन जो था यह भी शैव धर्म का था। राजवर्धन नहीं, मालवा के शासक देवगुप्त शैव धर्म का था। और शशांक गौर वंश के शासक, बंगाल के गौर वंश के शासक, और मालवा के शासक देवभूति जो था, दोनों क्या था? शैव धर्म का था। और दोनों आपस में मित्र थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। वो दोनों ने मिलकर इसकी पति को यानी ग्रह वर्मा को मार दिया। और ग्रह वर्मा के मारने के बाद राजश्री को कैद कर लिया और राजश्री को उठाकर लेके चला गया। जैसे ही ये लेके गया तो प्रभाकर राजवर्धन को इस बारे में जानकारी मिला, तो राजवर्धन ने यह राजवर्धन जो क्या किया, गया उसके पास जाकर और साउथ के हीरो की तरह मारधार करके, और उसने क्या किया कि इसको मार दिया, देवगुप्त को मारकर राजश्री को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। बात समझ में आ रहा है? राजश्री को चंगुल से छुड़ा कर और लाया और वहीं पर देवभूति की हत्या कर दी। बात समझ में आ रहा है? देवभूति के हत्या कर दी। और उसके उपरांत में हत्या करने के बाद में अब इसका कौन, शशांक जो था, शशांक और देवभूति, यह दोनों क्या था? क्लोज फ्रेंड था। इसकी हत्या कर दी कौन? ये काहे किया राजवर्धन इसकी हत्या? याद रखिएगा, क्योंकि देवभूति और शशांक दोनों ने मिलकर इसका जीजवा को अपहरण कर दिया था, अपहरण करके मार दिया था। बात समझ में आ रहा है? और इसको अपहरण किया था राजश्री के साथ। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ कि जब राजवर्धन में पता लगा तो देवभूति को क्या किया, वहीं पर खलास कर दिया। बात समझ में आ रहा है? मारने के उपरांत में शशांक इस देखा कि अरे हमरा तो दोस्त को तो ये मार दिया, अब क्या करें। ये क्या किया कि राजवर्धन को बहुत ही प्रेम से मैंने बोला कि छोड़िए झगड़ा वगैरह होता है उससे कोई बहस नहीं है, हम लोग शांति से अपना रहेंगे, शांति से वार्तालाप करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसको
फुसला कर नहीं बता, फुसला कर बुलाया, बुलाकर अपना कुटुर शिविर में बुलाया। शशांक ने क्या कहाँ बुलाया? अपना शिविर में बुलाया, यानी अपना जैसे कि फिल्मों में गुंडा नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिल्मों में बोला जाता है अपना फैक्ट्री बने वो तो नहीं है, गेस्ट हाउस, बात समझ में आ रहा है? हाँ, उसी तरह वहीं पर बुलाया वो, ठीक है, और वहाँ पर बुलाकर इसको टपका दिया, बात समझ में आ रहा है? राजवर्धन को वहीं पर खलास कर दिया। इसी बीच हर्षवर्धन क्या हुआ कि गद्दी पर बैठ गया, थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठ गया। अब क्या हुआ कि हर्षवर्धन जैसे ही थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, यह भी बहुत ही योग्य और शक्तिशाली शासक था। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के काल में, याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें निकल के आता है कि हर्षवर्धन जो था मात्र 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। और जैसे ही ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठा उस और 16 वर्ष की गद्दी पर, और इसका जो जन्म हुआ था 591 ईस्वी में हुआ था, बात समझ में आ रहा? 591 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 16 वर्ष के ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अब देखिएगा, हर्षवर्धन जो था, इसके बारे में आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी बाणभट्ट के, बताइए कौन रचना है? बाणभट्ट के रचना बताइए। आपसे कल लिखवाया गया था ना जी क्लास में, कल लिखवाया गया था ना कि बाणभट्ट के रचना कौन था? हर्षचरित और कदम्बरी। कल लिखवाया था ना, हर्ष की बाण, हर्ष की बाण, बात समझ में आ रहा है? कल ट्रिक लिखवाए थे परसों। हर्ष मतलब हर्षवर्धन, सॉरी हर्षचरित, हर्षचरित क से ब से ये लिखवाया गया था ना जी। तो आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी हर्षचरित और कदम्बरी से प्राप्त होता है। और याद रखिएगा, और बाणभट्ट था, हर्ष का दरबारी कवि था। और ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था, कि तो क्या बताएंगे? बाणभट्ट था। बात समझ में आ रहा है? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। और इसमें और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, कौन सा था? ह्वेनसांग भारत आया था और 15 वर्ष तक भारत में रहा, भ्रमण किया और भारत में 15 वर्ष तक रहा। और भारत में 15 वर्ष तक रहकर ऐसा ही नहीं रहा तो भारत के जितना भी संस्कृति, कल्चर, सब चीज को अपना एक किताब में क्या किया, उसका बारे में अध्ययन किया और लिखा। उस किताब का नाम जो है सीयूकी है, हर्षवर्धन की ह्वेनसांग की पुस्तक सीयूकी, ह्वेनसांग की पुस्तक सीयूकी में लिखा। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ह्वेनसांग ने, देखिएगा, हर्षवर्धन के काल में उस समय नालंदा विश्वविद्यालय था, बात समझ में आ रहा है? उस समय उसका प्रचारक जो था, माने उस समय आचार्य जो कौन थे? आचार्य थे शीलभद्र। याद रखिएगा, यह पूछता है क्वेश्चन एग्जामों में कि हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रचार आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। अब हमको एक क्वेश्चन बताइए कि हर्षवर्धन बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी। समझ में आ रहा है ना? बख्तियार खिलजी इसको जलाकर नष्ट कर दिया, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जो अपने प्रजा में रात्रि को भेष बदल के घूमता था, भ्रमण करता था और प्रजा के दुख सुख के बारे में पता करता था। बात समझ में आ रहा है? हर्षवर्धन के बारे में ऐसा कहा जाता है, बात समझ में आ रहा है? और घूम घूम के पता करता था कि कौन भूखे सो रहा है प्रजा,
कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बदमाश है, कौन बढ़िया है, सबका लेखा जोखा खुद करता था। भेष बदल के प्रजा के बीच में जाकर बैठता था। बात समझ में आ रहा? जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव देहात में हम लोग बैठते हैं, सब लोग खैनी उनी खाता तो वो भी जाकर देता नहीं, खैनी देता नहीं। बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से इसी तरह से गुट गुट में जा कर अपना मिलता था। प्रजा जो अच्छा था उसके साथ अच्छा व्यवहार, जो खराब था उसके साथ खराब व्यवहार करता था। बात समझ में आ रहा है? जैसा देवता वैसा पूजा, तो ऐसा कहा जाता है। और इसके साथ ही हर्षवर्धन ने एक महामोक्ष परिषद का स्थापना किया था। महामोक्ष परिषद, देखिए याद रखिएगा, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद क्या है इसके बारे में समझिएगा। इसके बारे में जानकारी हमें कौन बताया? चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने यह बात की जानकारी दिया कि हर्षवर्धन अपने काल में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और महामोक्ष परिषद का आयोजन क्या होता है? तो उस समय अपने प्रजा को दान देने के लिए, यानी प्रजा को माने पैसा रुपया या जो भी चीज़ कमी था, राजा उस समय हर्षवर्धन दान देता था। बात समझ में आ रहा है? तो वही रुपया पैसा दान देने के लिए एक महामोक्ष परिषद की स्थापना किया था। और महामोक्ष परिषद, छठा महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन क्या हुआ था, इसमें शामिल हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छठा महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन इसमें शामिल हुआ था। यह था हर्षवर्धन की कहानी। समझ में आया? हर्षवर्धन, बात समझ में आ रहा है? हर्षवर्धन कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा? 16 वर्ष से। बताइएगा, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट की रचना कौन थी? हर्षचरित और कदामड़ी। समझ में आ रहा है? हर्षचरित और कदामड़ी थी। आगे बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रचार कौन थे उस समय? शीलभद्र थे। बात समझ में आ रहा है? शीलभद्र थे। उसके बाद बताइएगा कि महामोक्ष परिषद का आयोजन कितने वर्ष में करता था? 5 वर्ष में करता था। हर एक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद की आयोजन करता था हर्षवर्धन। और यह, और बताइएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कितने कौवे महामोक्ष परिषद में शामिल हुआ? छठा महामोक्ष परिषद में ये शामिल हुआ था। बताइएगा कि कौन सा चीनी यात्री जो था हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत में किस पुस्तक में संग्रहित किया है? सीयूकी। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक पुस्तक में संग्रहित किया है। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इतना आप लोग याद करके कल आइएगा, ठीक है? तो कल इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इतना तो समझ लिए, कल लिखवा देंगे, ठीक है? और जो भी दिया गया है आप लोग याद करेंगे।